हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और इस कोरोना काल में अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखे हुए होंगे। तो देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको एग्रीकल्चर 12th एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया था और आज हम इसकी यूनिट फर्स्ट जो एग्रोनॉमी है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपको रटने पर जोर नहीं देना है, आपको करके सीखना है। ठीक है, आपको प्रयास करना है। अगर प्रयास से भी सफलता नहीं मिलती है तो आपको जिद करनी है, क्योंकि जो सफलता प्रयास से नहीं मिलती वो जिद करने से मिल जाती है। तो आपको बिल्कुल समझते हुए चलना है। आपका एक ही सिद्धांत होना चाहिए, रटना नहीं, समझना है। ठीक है, तो 12th एग्रीकल्चर इसका जो चैप्टर फर्स्ट है, सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। एग्रोनॉमी, सॉइल एंड सीड। इसका जो मार्किंग सिस्टम है 1+ यानी कि टोटल 3 नंबर का लेसन है। इस लेसन में से एक क्वेश्चन तो आएगा 1 नंबर का और एक आएगा 2 नंबर का। ठीक है, तो आज मैं इस फर्स्ट चैप्टर की पूरी रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि इस लेसन में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, हो सकता है इसी रूपरेखा में से आपके जो 3 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए। ठीक है, फिर इसकी बाद में हम एक एक करके एक एक टॉपिक का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो, इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें दिखाई दे रही है। एक तो पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम सस्य विज्ञान के बारे में, फिर जो दूसरा मुख्य टॉपिक होगा अपना वो है मृदा, और जो लास्ट टॉपिक है इसमें बीज। तो इन तीनों टॉपिकों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है या इनके अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो सारी रूपरेखा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ध्यान से देखना और मेरे साथ के साथ ही नोट करते हुए चलना, नोट्स बनाते हुए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले लेते हैं हम सस्य विज्ञान। जो पहला मेन टॉपिक है अपना वो क्या है, सस्य विज्ञान। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। देखो, ये एक तो देखेंगे इसमें सबसे पहली चीज हम इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। ठीक है, तो इस पहले मेन टॉपिक में एक तो देखेंगे हम परिभाषा, एक सस्य विज्ञान का महत्व, और जो लास्ट टॉपिक है इसमें
वो है सस्य विज्ञान की आवश्यकता एवं कार्य क्षेत्र। तो जो लास्ट वाला टॉपिक है सस्य विज्ञान की आवश्यकता एवं कार्य क्षेत्र, इसका अध्ययन हम 4 बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। एक तो कृषि उत्पादन में, भाई सस्य विज्ञान की आवश्यकता किसमें, एक तो कृषि उत्पादन में। दूसरा जो बिंदु रहेगा इसका वो रहेगा अपना नियोजन में। तीसरा बिंदु जो रहेगा वो है व्यवसाय में। और जो चौथा बिंदु रहेगा वो है उद्योग में, जिसमें अपना है इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमें क्या क्या देखना है, तो डेफिनेशन देखेंगे, इसका महत्व पढ़ेंगे। उसके बाद में जो तीसरा टॉपिक है इसमें सस्य विज्ञान की आवश्यकता एवं कार्य क्षेत्र, इस टॉपिक का अध्ययन हम 4 बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। तो कृषि उत्पादन में, नियोजन में, व्यवसाय में और उद्योग में। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना आप। अब इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक आता है अपना वो आता है मृदा। ठीक है, इन सभी टॉपिकों को हम एक एक करके गहनता से पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं ओनली आपको इस लेसन की रूपरेखा बता रहा हूँ। तो जो पहला भाग है इस लेसन का सस्य विज्ञान, भाई इसको 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे हम। पहला सस्य विज्ञान, दूसरा मृदा, तीसरा बीज। तो सस्य विज्ञान में कौन कौन से बिंदु पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे अपन सबसे पहले परिभाषा, फिर इसका महत्व और फिर सस्य विज्ञान की आवश्यकता एवं कार्य क्षेत्र। इसके अंदर भी 4 बिंदु है, कृषि उत्पादन में, नियोजन में, व्यवसाय में और उद्योग में। ठीक है, अब दूसरा जो मेन टॉपिक है अपना वो है मृदा। जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो है मृदा, सोइल। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमें। सबसे जो पहला टॉपिक है अपना फर्स्ट, वो है मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता, इस मृदा उर्वरता में भी हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, एक तो पढ़ेंगे हम परिभाषा। भाई मृदा उर्वरता की परिभाषा क्या है, तो देखो मृदा उर्वरता की डेफिनेशन सीधी सी है, मैं एक बार बोल देता हूँ कि मृदा द्वारा पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप, उचित मात्रा और उचित संतुलन में प्रदान करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है मृदा उर्वरता। ठीक है, मृदा द्वारा पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप मीन्स अवेलेबल फॉर्म, और उचित मात्रा वो उचित संतुलन में प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसे हम मृदा उर्वरता कहते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे हम मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक।
को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो देखो इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक कारक और दूसरा है कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। तो कौन कौन से प्राकृतिक कारक है वो देखते हैं हम पहले। यहाँ नाम लिखता हूँ मैं सभी प्राकृतिक कारकों का। देखो इस प्राकृतिक कारक में जो पहला कारक है वो पढ़ेंगे हम पैतृक पदार्थ। जो पैतृक पदार्थ होता है वही मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम स्थलाकृति। पैतृक पदार्थ हो गया, स्थलाकृति हो गया, मृदा आयु। चौथा जलवायु। पांचवा है मृदा प्रोफाइल की गहराई। मृदा प्रोफाइल की गहराई। और इधर लिखता हूँ मैं ये 1 2 3 4 5 और छठा यहाँ लिख रहा हूँ मैं मृदा की भौतिक संरचना। और सातवां मृदा अपरदन। और आठवां जो कारक है वो है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। तो ये 8 प्राकृतिक कारक हैं जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, मृदा आयु, जलवायु, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा की भौतिक संरचना, मृदा अपरदन और मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। ठीक है, अब प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं? ये 6 है। एक तो है जलाक्रांति। जलाक्रांति का मतलब है बच्चों कि अगर मृदा में पानी भरा हुआ हो तो मृदा के अंदर न तो वायु प्रवेश करेगी, तो वायु प्रवेश नहीं करेगी तो मृदा के अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीव कार्य नहीं कर पाएंगे और उस मृदा की उर्वरता कम हो जाएगी। तो ये सब बाद में मैं डिटेल में बताऊंगा सभी बिंदुओं के बारे में। जलाक्रांति, फसल प्रणाली, जलाक्रांति, फसल प्रणाली होगी। और जो तीसरा आएगा इसमें वो है मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मृदा पीएच। फिर है मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव
पांचवा जो आएगा बिंदु आपके वो है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, पदार्थों की मात्रा। और जो छठा कारक है वो है मृदा जुताई की विधि व समय। तो मृदा में जो पहला टॉपिक है आपका मृदा उर्वरता, उसमें ये बिंदु है। पहले सबसे पहले परिभाषा, फिर मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक टोटल 8 है और कृत्रिम कारक 6 है। ठीक है, 8 कौन कौन से? पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, मृदा आयु, ठीक है, फिर है जलवायु, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा की भौतिक संरचना, मृदा अपरदन, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। कृत्रिम कारक में 6 कारक हैं, जलाक्रांति, फसल प्रणाली, मृदा पीएच, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा और मृदा जुताई की विधि व समय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जो दूसरा टॉपिक है अपना, इसमें वो रहेगा मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादकता, इसमें भी हम जो पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फर्स्ट परिभाषा और सेकंड है प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें देखो प्रभावित करने वाले कारक जो है उनके नाम में इधर लिख देता हूं। प्रभावित करने वाले कारक, पहला तो देखो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है वो है मृदा उर्वरता। अगर मृदा की उर्वरता अच्छी होगी तो उसकी उत्पादकता भी अच्छी होगी। दूसरा है मृदा गुण। तीसरा है मृदा की स्थिति, मृदा की स्थिति। चौथा जो कारक है वो है उत्पाद की मांग, भाई जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी मार्केट में क्या डिमांड है। उत्पाद की मांग। पांचवा है यातायात के साधन। ठीक है, तो मृदा उर्वरता, मृदा गुण, मृदा की स्थिति, भाई जो भी जहाँ पर भी हम उत्पादन ले रहे हैं वो मृदा कहाँ पर है, शहर के नज़दीक है या शहर से दूर है। ठीक है, उत्पाद की क्या डिमांड है, इसके ऊपर भी मृदा उत्पादकता डिपेंड करती है। और यातायात के साधन ये अवेलेबल है या नहीं है, इसके ऊपर भी मृदा उत्पादकता निर्भर करती है। और लास्ट में लिख लेते हैं अपन अन्य। ठीक है, तो ये मृदा में दो टॉपिक, मृदा उर्वरता और उत्पादकता। ठीक है, अब जो तीसरा टॉपिक रहेगा इसमें वो है दोनों में अंतर, मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर। तो मैं तीसरा यहाँ लिख देता हूँ। इन दोनों के बाद में तीसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो है मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में अंतर। ये क्वेश्चन इसी साल राजस्थान बोर्ड 2020 में पूछा गया है कि मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में अंतर लिखिए। ठीक है, तो मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता,
फिर तीसरा जो टॉपिक रहेगा अपना मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में अंतर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चौथा जो टॉपिक आएगा इसमें वो है मृदा क्षरण एवं संरक्षण। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना मृदा उर्वरता में क्या क्या पढ़ना है, हमें परिभाषा पढ़ेंगे, फिर प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। तो प्रभावित करने वाले कारक भी दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक कारक, कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक कितने हैं? 8। कृत्रिम कारक कितने? 6। 8 कौन कौन से? प्राकृतिक में पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, मृदा आयु, जलवायु, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा की भौतिक संरचना, फिर मृदा अपर्दन और मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। और कृत्रिम कारक में 6 है, जलाक्रांति, फसल प्रणाली, मृदा पीएच, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव और मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, और लास्ट है मृदा जुताई की विधि व समय। इसी प्रकार से मृदा उत्पादकता में पहले परिभाषा देखेंगे, फिर प्रभावित करने वाले कारक ये कौन कौन से? मृदा सबसे पहला कारक है उत्पादक। मृदा उत्पादकता में प्रभावित करने वाले कारकों में पहला मृदा उर्वरता, फिर है मृदा गुण, भाई मृदा कैसी है, बालू हल्की मृदा है या भारी मृदा है, इसके ऊपर भी मृदा उत्पादकता प्रभावित डिपेंड करती है, निर्भर करती है। फिर मृदा की स्थिति, भाई जो भी खेत है जहाँ हम खेती कर रहे हैं वो शहर से दूर है या नज़दीक है। अगर शहर के पास होगा तो ऐसे खेत की जो उत्पादकता आएगी वो अधिक आएगी, और शहर से दूर होगा तो वहाँ से तैयार माल को बेचने में हमारा अतिरिक्त खर्चा होगा, जिससे उत्पादकता में कमी आएगी। ठीक है, उत्पाद की मांग, जिस प्रोडक्ट का हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो उत्पादकता अधिक होगी, कम डिमांड होगी तो उत्पादकता कम होगी। ठीक है, यातायात के साधन, जो खेती में जो हम उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन को मार्केट तक ले जाने के लिए हमारे पास यातायात के साधनों की उपलब्धता है या नहीं है, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट मृदा में चौथा जो टॉपिक है वह अगला, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर चाहो तो, आप साथ के साथ नोट करते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे लेसन की रूपरेखा है। हो सकता है इसी में से क्वेश्चन आ जाए, पूछ ले भाई मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों के नाम लिखो, तो यहाँ पर भी आपका आंसर सोल्व हो रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है आपको। ठीक है, परिभाषा पूछ ले तो मृदा उत्पादकता की परिभाषा सिंपल है कि मृदा द्वारा प्रति हेक्टर पैदावार देने की जो क्षमता है उसे हम क्या कहते हैं? मृदा उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, मृदा द्वारा प्रति हेक्टर पैदावार देने की क्षमता मृदा उत्पादकता कहलाती है। अब जो चौथा टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है, पूरे बोर्ड पे आएगा वो। जो मृदा में जो तीसरा जो टॉपिक है वो है मृदा क्षरण एवं संरक्षण। ठीक है, तो इसको भी अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे हम। तो देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी परिभाषा। तो पहली चीज तो ये होगी परिभाषा। फिर देखेंगे हम सेकंड टॉपिक रहेगा इसमें मृदा क्षरण के अंदर, वो है मृदा क्षरण के प्रकार। तो जो मृदा क्षरण होता है, क्षरण बोलो या अपर्दन बोलो एक ही बात है। तो मृदा क्षरण 2 प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक क्षरण
और एक होता है त्वरित क्षरण, प्राकृतिक क्षरण और त्वरित क्षरण। इसके बाद में जो तीसरा टॉपिक रहेगा अपना, इसमें यहाँ लेता हूँ मैं, वो रहेगा मृदा क्षरण की शक्तियाँ। ठीक है भाई, मृदा क्षरण किन किन चीज़ों के द्वारा है, किन किन शक्तियों के द्वारा होता है, तो इसके भी मृदा क्षरण की जो शक्तियाँ हैं वह दो प्रकार की है। इसके कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। पहला जो प्रकार है वो है जल द्वारा मृदा क्षरण या जलीय क्षरण। और जो दूसरा प्रकार है वो है वायु द्वारा मृदा क्षरण, या इसी को बोलते हैं हम वायवीय क्षरण। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ेंगे हम जल द्वारा मृदा क्षरण। दोबारा लिखता हूँ मैं, लिखने में नहीं हो रहा हो। जल द्वारा मृदा क्षरण, या इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं हम जलीय क्षरण। जो जल द्वारा होता है वो जलीय क्षरण, और जो वायु द्वारा होता है वो वायवीय क्षरण। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। पहले इसके बाद करता हूँ मैं। जलीय क्षरण में जो पहली चीज़ है वो तो है परिभाषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलीय क्षरण की परिभाषा। सिंपल सी परिभाषा है भाई, जल द्वारा मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना या अन्यत्र स्थानांतरित हो जाना जलीय क्षरण कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें परिभाषा, फिर पढ़ेंगे हम जलीय क्षरण के प्रकार। तो देखो जो जलीय क्षरण होता है वो 4 प्रकार का होता है। चार प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है इसका वो है बौछार क्षरण। जो पानी की बौछारों के द्वारा मृदा का क्षरण होता है तो होता है बौछार क्षरण। दूसरा है परत क्षरण। जब पानी आता है और पूरे खेत में पानी भर जाता है और उस खेत का पानी जब बहकर दूसरे खेत में जाता है तो मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर ले जाता है, तो ऐसे क्षरण को कहेंगे हम परत क्षरण। तीसरा रील क्षरण। देखो जो अपना खेत होता है वह जरूरी नहीं है भाई पूरा ही खेत समतल हो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ भाग ऐसे होते हैं जो ढालू होते हैं और जब बारिश का पानी आता है तो उन ढालू क्षेत्रों में जो खेत में जहाँ जहाँ पर ढालू क्षेत्र है
वहाँ पर पानी के बहाव द्वारा छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है। ऐसे शरण को कहते हैं हम रील शरण। ठीक है। और जो चौथा प्रकार है वो है अवनालिका शरण। इधर लिखता हूँ मैं, यहाँ दिखेगा नहीं आपको। चौथा जो प्रकार है वो है अवनालिका शरण। ठीक है। अब है जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कारक। जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। तो ये जलीय शरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो है, एक तो जलवायु है। भाई वहाँ की जलवायु कैसी है? एक स्थलाकृति है, 1 2, एक वनस्पति है, एक वनस्पति है, एक मृदा है, और जो पांचवा है वो है मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं। ठीक है। तो ये जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कारक थे। भाई जो जल द्वारा मृदा का शरण होता है वो किस किस के द्वारा प्रभावित होता है? जलवायु के द्वारा भी प्रभावित होता है। ठीक है। स्थलाकृति, भाई ढालू और समतल क्षेत्र हो। जैसे स्थलाकृति ढालू है तो वहाँ मृदा अपरदन ज़्यादा होगा, समतल भाग है वहाँ पर मृदा अपरदन कम होगा। वनस्पति, जहाँ पर वनस्पति ज़्यादा है या मृदा वनस्पति से ढकी हुई है वहाँ पर मृदा अपरदन कम होगा, और जहाँ पर वनस्पति नहीं है वहाँ पर मृदा अपरदन ज़्यादा होगा। मृदा का प्रकार भी जलीय शरण को प्रभावित करता है कि अगर हल्की मृदा है तो उसका शरण अधिक होगा, और भारी मृदा है यानी कि मृदा कण आपस में जुड़े हुए हैं अच्छी तरह से तो वहाँ पर मृदा का शरण कम होगा। और मानवीय क्रियाएं, कुछ मानवीय क्रियाएं भी होती है, जैसे मनुष्य खनन वन खुदाई करता है, ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे कर देता है। ठीक है। और उसके कारण भी मृदा शरण होता है। अब है जलीय शरण को रोकने की विधियां। तो देखो आगे इधर लेता हूं मैं। जलीय शरण को देखो, इसमें जो जल द्वारा शरण है इसमें एक तो हो गया परिभाषा, एक जलीय शरण के प्रकार, 4 प्रकार पढ़ लिए, बोछार शरण, परत शरण, रील शरण, अवनालिका शरण। फिर जलीय शरण को प्रभावित, ये तीसरा हेडिंग हो जाएगा, ये चौथा और ये 5वां, जलीय शरण को रोकने की विधियां। तो देखो जो ये विधियां हैं ये 2 प्रकार की विधियां हैं। दो प्रकार हैं। पहली तो है जैविक विधियां और दूसरा प्रकार है यांत्रिक विधियां। यांत्रिक विधियां
तो जैविक विधियों में देखो, जो पहली विधि है ए लिखता हूं मैं, सस्य संबंधी विधियां। सस्य संबंधी विधियां, इसमें भी 5 प्रकार हैं। कितने? 5 प्रकार हैं। सस्य संबंधी विधियां कौन कौन सी है? पहली है समोच्च खेती, समोच्च खेती। दूसरी भू परिष्करण। तीसरी पलवार या मल्चिंग। इन सभी विधियों के द्वारा हम जलीय शरण को रोक सकते हैं। पलवार या इसी को बोलते हैं हम मल्चिंग। फिर जो चौथी आएगी फसल चक्र, यानी कि फसल चक्र अपनाने से भी मृदा के जलीय शरण को रोका जा सकता है। और जो 5वां आएगा इसमें, वो है फसलों को पंक्तियों में बोना। फसलों को पंक्तियों में बोना। ठीक है, ये जो मैं 5वां कारक यहाँ लिख देता हूँ। ये देखो, जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला जलवायु, दूसरा स्थलाकृति, तीसरा वनस्पति, चौथा मृदा। ये 5वां यहाँ लिख रहा हूँ मैं। मानवीय कारक। ठीक है, अब देखो, ये जैविक विधियों में सस्य संबंधी विधियां थी। इसके भी 5 प्रकार है। सस्य संबंधी विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी? पहला समोच्च खेती, सबसे ऊंचाई पर जो खेती की जाती है समोच्च खेती। भू परिष्करण, पलवार या मल्चिंग, और है फसल चक्र। और 5वीं है फसलों को पंक्तियों में बोना। सस्य संबंधी विधियां होगी। इसके बाद में आएगा आपके घास संबंधी उपाय। घास संबंधी उपाय और घास संबंधी उपाय, और एक है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण, इसके द्वारा भी जलीय शरण को रोका जा सकता है। तो ये जैविक विधियां थी। अब यांत्रिक विधियां देखो, यांत्रिक विधियां 4 प्रकार की है भी। एक तो है ओले या थाला बनाना। ठीक है, और जो दूसरी विधि है ओले या थाला बनाना, दूसरी अवमृदा की गहरी जुताई। अवमृदा की गहरी जुताई। ये दूसरी। और जो तीसरी विधि है वो है कंटूर बनाना। कंटूर या इसी को बोलते हैं हम टेरेस। बनाना। तो यांत्रिक विधियों में 3 होगी। एक तो वलय या ताला बनाना, अवमृदा की गहरी जुताई, तीसरी कंटूर या टेरेस बनाना, और चौथी यहाँ लिखता हूँ मैं कंटूर खाई बनाना।
कंटूर खाई बनाना। ठीक है, तो यांत्रिक विधियों में 4 है। वले या ताला बनाना, अवमृदा की गहरी जुताई, कंटूर या टेरेस बनाना और कंटूर खाई बनाना। ठीक है, तो ये अपना वायवीय शरण के टॉपिक थे। भाई मृदा शरण की शक्तियाँ 2 प्रकार की होती है, जल द्वारा मृदा शरण या जलीय शरण और वायु द्वारा मृदा शरण या वायवीय शरण। तो ये अपन ने जो सबसे पहले पढ़ा वो जलीय शरण। ठीक है, तो जलीय शरण में क्या क्या देखा हमने, एक तो परिभाषा देखेंगे जलीय शरण के प्रकार। तो प्रकार मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 प्रकार का होता है, बोछार शरण, परत शरण, रील शरण, अवनालिका शरण। ठीक है, तो रील शरण तो छोटी छोटी नालियाँ हैं, और जब यही छोटी छोटी नालियाँ जब खेत में बड़ी हो जाती है तो उस शरण को कहेंगे हम अवनालिका शरण। फिर पढ़े हमने जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो 5 प्रकार हैं भाई। जलीय शरण या जल द्वारा मृदा के शरण को जलवायु भी प्रभावित करती है, वहाँ की स्थलाकृति भी प्रभावित करती है। ठीक है, वनस्पति प्रभावित करती है, भाई उस मृदा के ऊपर वनस्पति है या नहीं है, ये चीज़ भी मृदा के जलीय शरण को प्रभावित करती है। ठीक है, मृदा और मानवीय कारक, कुछ मानव की गतिविधियों के कारण भी मृदा शरण होता है। इन सब के बारे में हम एक एक करके 1 बाय 1 डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर पढ़ी हमने जलीय 5वां टॉपिक है इसमें, जलीय शरण को रोकने की विधियाँ। 2 प्रकार की है, जैविक विधियाँ और यांत्रिक विधियाँ। जैविक विधियों में सस्य संबंधी विधियाँ, उसमें 5 प्रकार है, समोच्च खेती, भू परिष्करण, पलवार या मल्चिंग और फसल चक्र, और लास्ट है अपने 5वीं फसल को पंक्तियों में बोना। फिर बी जो जैविक विधियों में सस्य संबंधी विधियों के 5 प्रकार होने के बाद घास संबंधी उपाय। फिर है वृक्षारोपण। ठीक है, कंटूर या खाई, देखो ये यहाँ शुरू है यांत्रिक विधियाँ। यांत्रिक विधियों के 4 प्रकार हैं, वले या ताला बनाना, दूसरा मृदा की गहरी जुताई। ठीक है भाई, जो मृदा है नीचे की मृदा है उसकी गहरी जुताई करते हैं। गहरी जुताई करने से जो पानी है वह नीचे जमीन की निचली परतों में चला जाता है, अर्थात मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ जाती है और मृदा का शरण कम हो जाता है। ठीक है, फिर है कंटूर या टेरेस बनाना। ठीक है, और चौथी विधि है इसकी कंटूर खाई बनाना। ठीक है, तो ये मृदा शरण की शक्तियों में जो पहली शक्ति थी जल द्वारा मृदा शरण, इसके बारे में था। अब दूसरा जो इसका शक्तियों में दूसरा प्रकार बच रहा अपने पास, वायु द्वारा मृदा शरण या वायवीय शरण। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम फिर शुरुआत से लेंगे यहाँ, वायु द्वारा मृदा शरण या वायवीय शरण। ठीक है, तो देख लेना इसमें भाई मृदा शरण परिभाषा। मृदा शरण के प्रकार 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक शरण, त्वरित शरण। मृदा शरण की शक्तियाँ 2 प्रकार की है, जल द्वारा और वायु द्वारा। जल द्वारा शरण को जलीय शरण बोलते हैं, वायु द्वारा मृदा शरण को वायवीय शरण बोलते हैं। फिर जल द्वारा मृदा शरण में देखा हमने परिभाषा, जलीय शरण के प्रकार 4 प्रकार देखे, बोछार शरण, ठीक है, परत शरण, रील शरण, अवनालिका शरण। फिर उसके बाद में जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, 5 कारक है, जलवायु, स्थलाकृति, वनस्पति, मृदा और मानवीय कारक। ठीक है, फिर जलीय शरण को रोकने की विधियाँ 2 प्रकार की विधियाँ होती है। पहली जैविक, और जो दूसरी विधि है वह यांत्रिक विधियाँ। जैविक विधियों में सस्य संबंधी विधियाँ, इसके भी 5 प्रकार है, समोच्च खेती, भू परिष्करण, पलवार या मल्चिंग, फसल चक्र, फसल को पंक्तियों में बोना। फिर घास संबंधी उपाय, वृक्षारोपण। और यांत्रिक विधियों में ये 4 विधियाँ, वले या ताला बनाना, अवमृदा की गहरी जुताई करना, कंटूर या टेरेस बनाना। टेरेस मीन्स चबूतरा टाइप, खेत में छोटे छोटे चबूतरिया नुमा संरचनाएं बना के ये प्रक्रिया ढालू क्षेत्रों में अपनाई जाती है और उस पर खेती की जाती है। ठीक है,
और चौथी जो थी कंटूर काय बनाना। अब ये टॉपिक लेंगे हम शुरुआत से, वायु द्वारा मृदा क्षरण या वायवीय क्षरण। वायु द्वारा ये मृदा क्षरण की शक्तियां हैं। देखो इसमें देखो हमने पहले पढ़ ली थी, जल द्वारा मृदा क्षरण या जलीय क्षरण। और दूसरी की यहाँ शुरुआत करते हैं, ये कंप्लीट होगी अपनी। और अब वायु द्वारा मृदा क्षरण या वायवीय क्षरण। ठीक है, ये है अपना मुख्य हेडिंग। अब इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है हमें। एक तो वही परिभाषा, ठीक है, इसके प्रकार यानी कि वायवीय क्षरण के प्रकार। तो वायवीय क्षरण 3 प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ मैं। पहला प्रकार है उच्चलन। उच्चलन। दूसरा प्रकार है निलंबन। और तीसरा प्रकार है सतह सर्पण। तो देखो उच्चलन नाम से पता चल रहा है कि जब वायु चलती है तो वायु के कारण जो मृदा के जो लगभग 0.1 से 0.5 mm व्यास के जो कण होते हैं वो उछलते हैं और उछलकर अपने मूल स्थान से थोड़ा आगे चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं उच्चलन। तो यहाँ मैं कणों की साइज लिखता हूँ। उच्चलन में जो कणों का आकार होता है 0.1 से 0.5 mm व्यास के कण। तो ये साइज ध्यान रखना। जो उच्चलन होता है वो को मृदा की 0.1 से 0.5 mm व्यास के कणों का होता है। निलंबन, इसमें जो कणों का आकार होता है वो 0.1 mm से कम होता है। तो ये बहुत छोटे कण होते हैं, ठीक है। और वायु के द्वारा वायुमंडल में ऊपर चले जाते हैं और ऊपर ही घूमते हुए या वायु के साथ गति करते हुए कई किलोमीटर दूरी की यात्रा करते हैं और कई अधिक दूरी पर जाकर ये गिरते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन वायवीय क्षरण की, इस प्रकार को बोलते हैं निलंबन। तो निलंबन में कणों का आकार कितना होता है? 0.1 mm से कम। फिर सतह सर्पण, यहाँ जो कणों का आकार होगा वो बड़े कण होते हैं जो जमीन पर हवा के वेग के कारण या हवा के दाब के कारण जमीन पर ही रगड़ खाते हुए आगे खिसक जाते हैं। उसको बोलते हैं सतह सर्पण। 0.5 mm से अधिक, ठीक है। अब
जो इसमें अगला बिंदु है तो वायवीय सरण 3 प्रकार का हो गया। अब वायवीय सरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखो इसमें भी तुम लिख सकते हो, एक तो जलवायु, स्थलाकृति, मृदा और वनस्पति। ये चीज़ें जलीय वायवीय सरण को प्रभावित करती है। भाई वहाँ की जलवायु कैसी है, इसके ऊपर भी मृदा का वायवीय सरण डिपेंड करता है। स्थलाकृति के ऊपर भी वायवीय सरण डिपेंड करता है। मृदा का प्रकार कौन सा है, इसके ऊपर भी वायवीय सरण डिपेंड करता है। और वनस्पति है या नहीं है, इसके ऊपर भी वायवीय सरण डिपेंड करता है। ठीक है। फिर जो अगला टॉपिक है इसमें वायवीय सरण नियंत्रण के सिद्धांत। वायवीय सरण नियंत्रण के सिद्धांत देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वायवीय सरण को रोकने के लिए या इसके नियंत्रण के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। तो देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलता हूँ। देखो एक तो भाई जो जितने छोटे मृदा के कण होंगे उनका उतना ही अधिक वायवीय सरण होता है। तो पहला सिद्धांत यही है कि मृदा के कणों के आकार को बढ़ाना। अगर बड़े आकार के मृदा कण होंगे तो उनका वायवीय सरण नहीं होगा। ठीक है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है मृदा की सतह को नम बनाए रखना, क्योंकि मृदा की सतह अगर नम रहेगी तो मृदा कण आपस में जुड़े हुए रहेंगे और उनका वायु द्वारा सरण नहीं होगा। तो ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायवीय सरण नियंत्रण के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो इसमें मैं लिखवाऊंगा आगे 3 सिद्धांत है, 3 लाइनें हैं, 3 बिंदु है, उनके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है। और जो इसमें वायवीय सरण में जो लास्ट टॉपिक है वो है वायवीय सरण को रोकने की विधियां। तो देखो इसमें पहली तो है कृषि क्रियाएं। देखो कृषि क्रियाओं के द्वारा भी या विभिन्न प्रकार की उन्नत कृषि क्रियाओं को अपनाकर भी हम वायवीय सरण को रोक सकते हैं। कृषि क्रियाएं। दूसरी है वायुरोधी वृक्ष पट्टियाँ। खेत के चारों ओर बड़े बड़े सघन वृक्ष लगा दो तो जो वायु आएगी, तेज हवा आएगी, वह उन वृक्षों से टकराएगी और वायु का वेग कम हो जाएगा, मृदा का सरण कम होगा। वायुरोधी वृक्ष पट्टियाँ। और जो तीसरा है वह मिट्टी के टीलों को, मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना। यानी कि जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेर होते हैं उनके ऊपर कोई भी वनस्पति, झाड़ियाँ आदि लगाने से उसका वायु द्वारा सरण कम होगा। मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना। और चौथा अन्य। अन्य में वही अनेक प्रकार की झाड़ियाँ आती है, उन झाड़ियों को अगर मृदा के ऊपर उगा देंगे तो उससे वायु के द्वारा मृदा का सरण कम होगा। तो ये था मृदा सरण की शक्तियों में दूसरी शक्ति वायु द्वारा मृदा सरण या वायवीय सरण। इसमें परिभाषा सिंपल है कि वायु द्वारा मृदा के कणों का अन्यत्र या किसी अन्य जगह पर स्थानांतरित हो जाना वायवीय सरण कहलाता है। वायवीय सरण 3 प्रकार का होता है। उच्चलन किस आकार के कणों का होता है? 0.1 से 0.5
mm व्यास के कणों का निलंबन, ये जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा के वेग के कारण काफ़ी ऊंचाई तक उड़ जाते हैं और वायुमंडल में निलंबित अवस्था में रहते हैं। ठीक है, ये उड़ने काफ़ी किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ये वापस नीचे आते हैं। कुल मिला के ये वायुमंडल में ही निलंबित अवस्था में रहते हैं। तो ये इन कणों का आकार कितना होता है? 0.1 mm से कम होता है। सतह सर्पण, ये कुछ बड़े आकार के कण होते हैं 0.5 mm से अधिक आकार के। तो ये वायु के दबाव के कारण सतह के ऊपर ही लुढ़क कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। ठीक है, वायु विसरण को प्रभावित करने वाले कारक एक तो जलवायु, स्थलाकृति, मृदा और वनस्पति, ये चारों कारक वायु विसरण को प्रभावित करते हैं। वायु विसरण नियंत्रण के सिद्धांत मैंने बताया कि ये जो कुछ सिद्धांत है, जैसे वायु के वेग को कम करने के प्रयास किए जाए, पहला सिद्धांत। ठीक है, दूसरा कणों का आकार बड़ा किया जाए। ठीक है, किस प्रकार से मृदा कणों का आकार बड़ा किया जा सकता है, तो उससे भी वायु विसरण को रोका जा सकता है। एक, मृदा की सतह को नम बनाए रखना, ये वायु विसरण नियंत्रण के सिद्धांत हैं। फिर रोकने की विधियाँ, इसमें कृषि क्रियाएं, विभिन्न प्रकार की कृषि क्रियाओं को अपनाकर भी हम मृदा के वायु विसरण को रोक सकते हैं। वायुरोधी वृक्ष पट्टियाँ, खेत के चारों ओर अगर वायुरोधी वृक्ष पट्टियाँ लगा दो तो उससे भी वायु द्वारा मृदा का क्षरण कम होगा। मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना, और जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेर होते हैं अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कंटीली या झाड़ी नुमा वनस्पतियाँ उगा दी जाए तो वह वनस्पति वायु के वेग को रोक लेगी और वायु का जो सीधा दबाव है वो मृदा कणों के ऊपर नहीं पड़ पाएगा और मृदा का क्षरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये अपना इस पार्ट का जो दूसरा मुख्य टॉपिक था मृदा, उसमें सारे टॉपिक हो गए। ठीक है, इन सभी टॉपिकों का हम 1 बाय 1 डिटेल में अध्ययन करेंगे। और लास्ट बचा है वो है बीज। देखो, बीज ये तीसरा और लास्ट मुख्य टॉपिक है इस लेसन का। तो बीज में सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। तो क्या होती है बीज की परिभाषा? देखो, सिंपल है कि दाना, फल, पत्ती, जड़ अथवा तने का वह भाग जो अपने समान स्वस्थ पौधे को जन्म दे सके उसे हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। और तकनीकी रूप से या विज्ञान क्या कहती है कि परिपक्व बीजांड को ही हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल परिभाषा दी होगी। देखो, बीज, दाना भी बीज का कार्य कर सकता है। दाना, फल, पत्ती, ठीक है, जड़ों, तनाव, इन सभी से नए पौधे का निर्माण अगर हो रहा हो तो उसे हम बीज की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, तो दाना, फल, पत्ती, जड़, तना, इन सभी से अगर नए पौधे का निर्माण हो रहा हो तो उसे हम बीज की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम बीज की परिभाषा। फिर बीज की परिभाषा के बाद में पढ़ेंगे हम उत्तम बीज के गुण। उत्तम बीज के गुण। ठीक है, तो जो उत्तम बीज के गुण है वो है, एक तो है आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, तीसरा है बीज ओज,
चौथा है बीज की अंकुरण क्षमता। पांचवा है परिपक्वता। छठा है रोग मुक्तता। ठीक है। सातवां है बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता। आनुवांशिक शुद्धता। ठीक है। उत्तम बीज के गुणों में आते हैं सभी चीज़ें कि अगर बीज आनुवांशिक रूप से शुद्ध है जभी उसको हम उत्तम बीज की संज्ञा दे सकते हैं। भौतिक शुद्धता, जो बीज है उत्तम बीज है उसमें कोई भी कंकड़ पत्थर वगैरह नहीं होने चाहिए, यानी कि वो भौतिक रूप से बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, तब जाके हम उसको उत्तम बीज बोल सकते हैं। बीज ओज यानी कि बीज की ताकत। ठीक है। उसे कहते हैं बीज ओज। तो एक अच्छे उत्तम बीज में जो ओज होना चाहिए वह अधिक होना चाहिए। बीज की अंकुरण क्षमता। ठीक है। अगर अच्छी अंकुरण क्षमता वाला बीज होगा तभी हम उसे उत्तम बीज बोल सकते हैं। यानी उत्तम बीज कैसा होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए और उसकी जीवन क्षमता अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद में देखते हैं हम एक है नमी की मात्रा। आठवां नमी की मात्रा। और लास्ट है, यहाँ लिखता हूँ मैं इधर 9वें नंबर पे, वास्तविक उपयोगिता मान। तो उत्तम बीज में जो 9वां गुण है वह वास्तविक उपयोगिता मान इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका सूत्र होता है अंकुरण प्रतिशतता इंटू भौतिक शुद्धता बटे 100। ठीक है। अब उसके बाद में जो बीज में ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। अब है बीजोत्पादन। तो बीजोत्पादन में पहला जो हेडिंग रहेगा अपना वो है उन्नत बीजों की श्रेणियां। उन्नत बीजों की श्रेणियां 4 श्रेणियां हैं। पहली है मूल केंद्रक बीज। या इसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियस सीड। दूसरा है प्रजनक बीज। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रजनक बीज इन सभी बीजों पे तैयार किया जाता है। जो बीज तैयार करने के लिए जो सबसे पहले बीज लिया जाता है वो था मूल केंद्रक बीज। ठीक है। और इन बीजों के ऊपर अलग अलग रंग के टैग लगे और रहते हैं। ठीक है। नीले रंग के, पीले रंग के, ठीक है, गुलाबी रंग के। उन्हीं टैग के हिसाब से हम पहचानते हैं कि भाई बीज का प्रकार या बीज की श्रेणी कौन सी है। ठीक है। प्रजनक बीज। फिर तीसरा है, इसको बोलते हैं ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड। आधार बीज। और जो लास्ट है चौथा प्रकार वो है प्रमाणित बीज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सर्टिफाइड सीड।
प्रमाणित बीज। ठीक है, आधार बीज इसको बोलते हैं फाउंडेशन सीड। ठीक है, तो ये उन्नत बीजों की श्रेणियां होगी। और बीजोत्पादन में ये पहला और ये है दूसरा। ठीक है, अब बीजोत्पादन की वैज्ञानिक विधि। बीजोत्पादन की वैज्ञानिक विधि, तो देखो इस बीजोत्पादन की जो वैज्ञानिक विधि है उसका हम अलग अलग चरणों में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 मुख्य बिंदु है। सबसे पहला बिंदु है, सबसे पहले तो हम वैज्ञानिक विधि से उन्नत बीज तैयार करने के लिए सबसे पहले करेंगे हम बीज का चुनाव। क्या करेंगे? बीज का चुनाव। फिर करेंगे हम खेत का चयन व पृथक्करण दूरी। खेत का चयन व पृथक्करण दूरी। फिर आती इसके बाद में उन्नत सस्य क्रियाएं। फिर आता चौथे नंबर पे गहाई। फिर पकने के बाद में क्या करते हैं इसकी गहाई। ये 4, ये 3, ये 2 और जो लास्ट है 5 पे भंडारण। ठीक है, तो ये बीजोत्पादन की वैज्ञानिक विधि के चरण है। बीज वैज्ञानिक तरीके से बीज का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले हम बीज का चुनाव करेंगे। चुनाव करने के बाद में हम खेत का चयन करेंगे, भाई कहाँ पर इसको बोना है। फिर उन पौधों के बीच में लाइन से लाइन के बीच की दूरी और पौधे से पौधे के बीच की दूरी क्या रखनी है, उसको बोलते हैं पृथक्करण दूरी। क्या होती है पृथक्करण दूरी? ठीक है, फिर है उन्नत सस्य क्रियाएं। फिर बीज बोने के बाद में जो क्रियाएं करते हैं उनको बोलते हैं सस्य क्रियाएं। फिर पकने के बाद में क्या करेंगे गहाई। और फिर लास्ट में भंडारण। और भंडारण के बाद में जो बीज तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? उन्नत बीज कहलाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक बच रहा है अपने, तो ये ध्यान रखना, बीज में परिभाषा पढ़ेंगे, उत्तम बीज के गुण पढ़ेंगे, 9 गुण देख ले पढ़ने, आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, उसके बाद में बीजोज, बीज की अंकुरण क्षमता, परिपक्वता, रोग मुक्तता, बीज की जीवन क्षमता, नमी की मात्रा और वास्तविक उपयोगिता मान। वास्तविक उपयोगिता मान क्या होता है? अंकुरण प्रतिशतता इंटू भौतिक शुद्धता बटे 100। ठीक है, फिर उन्नत बीजों की श्रेणियां, 4 प्रकार की श्रेणियां होती है। मूल केंद्रक बीज, फिर उसके बाद में आता है अपना प्रजनक बीज, फिर आधार बीज, फिर प्रमाणित बीज और बीजोत्पादन की वैज्ञानिक विधि, बीज का चुनाव, खेत का चयन, पृथक्करण दूरी, उन्नत सस्य क्रियाएं और गाय और भंडारण। अब लास्ट में एक टॉपिक और बच रहा, जो लास्ट टॉपिक है वो है बीज की सुषुप्तावस्था। बीज की सुषुप्तावस्था सीड डोरमेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे इसकी परिभाषा, एक पढ़ेंगे इसकी प्रकार। तो प्रकार में 3 प्रकार की होती है।
कौन कौन सी? जो पहला प्रकार है वो है प्राथमिक या प्राकृतिक सुषुप्तावस्था। और दूसरा प्रकार है द्वितीयक या प्रेरित सुषुप्तावस्था। और जो तीसरा प्रकार है वो है बलकृत सुषुप्तावस्था। ये जब बीज के जमीन में अधिक गहराई में चले जाने के कारण उत्पन्न होती है, ऐसी सुषुप्तावस्था को बोलते हैं हम बलकृत सुषुप्तावस्था। और जो तीसरा टॉपिक रहेगा इसमें अपना बीज की सुषुप्तावस्था में वो रहेगा सुषुप्तावस्था को भंग करने की विधियां। तो ये अलग अलग प्रकार की विधियां, ताप द्वारा, रसायनों के द्वारा आदि के द्वारा हम बीज की सुषुप्तावस्था को सुषुप्तावस्था को भंग करने की विधियां। ठीक है, तो देखो ये था अपना इस पार्ट का लास्ट टॉपिक, बीज की सुषुप्तावस्था। बीज की सुषुप्तावस्था में हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में सुषुप्तावस्था के प्रकार 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक सुषुप्तावस्था का एक दूसरा नाम है प्राकृतिक सुषुप्तावस्था, द्वितीयक या प्रेरित सुषुप्तावस्था, और तीसरी है बलकृत सुषुप्तावस्था। और लास्ट में पढ़ेंगे हम सुषुप्तावस्था को भंग करने की विधियां। ठीक है, तो बच्चों इस लेसन के प्रत्येक टॉपिक के बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया है। इन सब के फॉर्मेट बना लेना और उसके बाद में 1 बाय 1 एक टॉपिक लेकर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर की, इस लेसन की पूरी रूपरेखा आपके सामने आ गई है। हो सकता है इसी रूपरेखा में से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जिसे पूछ ले भी वायवीय शरण के प्रकार क्या है, जलीय शरण के प्रकार क्या है, ठीक है, मृदा शरण कितने प्रकार का होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर सोल्व हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। अब इनमें से एक टॉपिक लेंगे हम, ठीक है। और इस जो ये वीडियो है इसको आप अपने दोस्तों या मित्रों तक शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि वो भी इस कोरोना काल में अपनी पढ़ाई को जारी रख सके और इसका लाभ उनको मिल सके। ठीक है।